गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेशन ऑफ फैट एंड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, और हम लोगों ने उसमें देखा था कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, फूड जो है एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड 10% एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, विलाई का जो है वो फॉर्मेशन होता है जो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिसके कारण से डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। अब जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हमारा क्या, एसिमुलेशन। ओके, एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन है क्या? अगर कोई पूछे कि व्हाट इज एसिमुलेशन तो हम लोग बोलते हैं फूड मटेरियल आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड। फूड मटेरियल कब के बाद? फूड मटेरियल कौन सा मटेरियल? फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हो जाता है तो वही फूड मटेरियल आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, फूड मटेरियल बीइंग आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एंड, और क्या होता है एब्जॉर्ब के बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेड का किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्ट होता है वो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेड, बिकम इंटीग्रल कंपोनेंट, बिकम इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, and are used for ये यूज्ड हो जाता है फॉर एनर्जी, साथ ही साथ ग्रोथ एंड रिपेयर, बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर, देखिए एसिमुलेशन क्या है? तो एसिमुलेशन इज द प्रोसेस विच स्टार्ट आफ्टर डाइजेशन। जैसे ही फूड जो डाइजेस्ट हुआ, फूड के डाइजेशन के बाद स्टार्ट होगा क्या, एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन है क्या? अगर हम लोग बात करें एसिमुलेशन का तो एसिमुलेशन जो है वो मटेरियल है जो बीइंग एब्जॉर्ब्ड या प्रोसेस बीइंग स्टार्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड बिकम इंटीग्रल पार्ट। ये जो है हमारे सेल के पास चला जाता है, इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो हमारा लिविंग सेल है उसका पार्ट ये बन जाता है, उसमें इंटीग्रल कर जाता है। कौन सा? तो ये फूड मटेरियल। एंड सेल में जाने के बाद इसका जो है जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन होता है और ये जो है एनर्जी देता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी के रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये काम करता है। आखिर हम लोग खाना क्यों खाते हैं? अगर ये पूछा जाए डाइजेशन क्यों जरूरी है, तो डाइजेस्ट किया हुआ फूड मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचता है और सेल की सारी रिक्वायरमेंट को, जैसे एनर्जी वर्क करेगा तो एनर्जी चाहिए, ग्रो करेगा तो एनर्जी चाहिए, वो सब जो है वही पूरा करता है। आखिर हम लोग जो फूड खाते हैं
अगर कोई पूछ दे कि फूड खाए, चलो डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद ये जो है हमारे सेल तक पहुंचता है ट्रांसपोर्ट होकर के, और सेल के फंक्शन में मदद करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? एसिमिलेशन। ठीक है। अगर हम लोग बात करें एसिमिलेशन ऑफ मोनोसेक्राइड का, इसकी बात करें एसिमिलेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, एसिमिलेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड क्या है आपको पता है? मोनोसेक्राइड जो है ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ओके, हम लोग देखते हैं मोनोसेक्राइड्स एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइनल वॉल, मोनोसेक्राइड एब्जॉर्ब्ड बाय द मोनोसेक्राइड absorbed by the monosaccharide absorbed by the wall of intestine। किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, और हम लोग देखते हैं क्या? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड आर पास्ड इनटू लीवर through the hepatic portal duct, a small intestine and are passed, ठीक है, and are passed, और ये पास कर जाता है कहाँ? into liver, passed into liver through hepatic पोर्टल वेन। ठीक है। खाना जो है कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड फॉर्म जो है वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये कहाँ पहुंच गया? आपका लीवर के पास। कहाँ पहुंच गया? लीवर के पास। हम लोग क्या देखते हैं? वाइल फ्रुक्टोज हैज बीन चेंज इनटू ग्लूकोज, जहाँ पे क्या होगा? वाइल जहाँ पे फ्रुक्टोज जो है वो क्या करेगा? फ्रुक्टोज जो है वो चेंज कर जाएगा, चेंज इनटू ग्लूकोज, तो चेंज इनटू ग्लूकोज, जहाँ पे फ्रुक्टोज जो है वो चेंज कर जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। और हम लोग क्या देखते हैं? इन इंट्रोसाइट्स, इंट्रोसाइट्स। ठीक है, इंट्रोसाइट्स। ग्लैक्टोज इज चेंज इनटू ग्लूकोज इनसाइड द लिवर, इंट्रोसाइट एंड गैलेक्टोज चेंज इनटू ग्लूकोज, ग्लैक्टोज change into glucose inside the liver cell, inside the liver cell। ठीक है। जहाँ पे क्या होगा? फ्रुक्टोज चेंज कर जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। वहीं गैलेक्टोज भी चेंज कर जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। कहाँ? लीवर सेल के पास। ये काम होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि लीवर कैन नॉट स्टोर मोर देन 1 जो है लीवर जो है वो ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता है ग्लाइकोजन। अब क्या होता है? थोड़ा सा देखिए कि लीवर सेल जो है वो पिकअप द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। लीवर सेल पिक अप द ग्लूकोज। लीवर सेल क्या करता है? लीवर सेल जो ग्लाइकोजन और ये जो बना, तो लीवर सेल क्या करेगा? पिकअप ग्लूकोज एंड कन्वर्ट इट, ग्लूकोज एंड इसको क्या करेगा? एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लाइकोजन। लीवर कैन नॉट स्टोर more than 100 ग्राम
ग्लाइकोजेन। लीवर कभी जो है वो 100 ग्राम से ज़्यादा ग्लाइकोजेन को स्टोर नहीं कर पाएगा। ये जो है बहुत कम जो है वो ये को स्टोर करता है। और फिर जो है हम लोग देखते हैं कि अगर जो है ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो ये क्या करता है, ये जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में उसमें चला जाता है। तो हम लोग जो है वो बाकी जो है स्टोर कर लिया, और बाकी जो ग्लूकोज जो है वो क्या करेगा, ये हर एक सेल तक पहुंच करके ऑक्सीडेशन होकर के एनर्जी देगा। तो एसिमिलेशन में हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोजेन को लीवर भी स्टोर करके रखता है। तो कैसे, जो ग्लूकोज गया वहाँ पे जो जो फ्रुक्टोज गया, जो ग्लूकोज तो डायरेक्ट वो बाहर कर देगा, लेकिन जो गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज गया उसको वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका सेल जो है लीवर का सेल उसको लेगा और उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है। तो एसिमिलेशन में ये क्या होगा, फिर जो है जो ग्लूकोज है वो सब सेल के द्वारा ब्लड के थ्रू जो है वो सेल में जाएगा, और सेल में जो है वो क्या करेगा, वो जो है सेल में आपका हर एक सेल के पास जाके उसमें जो है एनर्जी ऑक्सीडेशन करके एनर्जी देने का काम करेगा। तो ये हो गया एक एसिमिलेशन। हम लोग जो है वो देख रहे थे कि इसका कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड का, कि कैसे ये होता है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि एसिमिलेशन ऑफ एमिनो एसिड। एसिमिलेशन ऑफ एमिनो एसिड। एसिमिलेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो एसिमिलेशन ऑफ एमिनो एसिड में हम लोग क्या देखते हैं कि द एब्जॉर्ब एमिनो एसिड आर पास्ड इनटू लिवर। द एब्जॉर्ब्ड आर पास्ड इनटू लिवर। जो एब्जॉर्ब एमिनो एसिड रहेगा, एमिनो एसिड के फॉर्म में डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, तो एब्जॉर्ब एमिनो एसिड पास इनटू द लिवर फ्रॉम वेयर एमिनो एसिड सप्लाई टू द बॉडी। ठीक है, कहाँ पास करेगा, लिवर से, जहाँ पे लिवर फ्रॉम वेयर जहाँ पे क्या होगा, वेयर एमिनो एसिड सप्लाई, एमिनो एसिड जो है वो क्या करेगा, सप्लाई टू द बॉडी सेल फॉर रेगुलेशन। जो उसका फंक्शन है उसके रेगुलेशन के लिए, सेल के रेगुलेशन के लिए जो है ये सप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि हम लोग एमिनो एसिड को वो भी लिवर के थ्रू, और हम लोग देख रहे थे क्या अभी जो है वो ग्लूकोज यानी कि मोनोसेक्राइड वो भी किसके थ्रू, तो वो भी आपका जो है वो इसी के थ्रू यानी लिवर के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी वहीं के थ्रू सप्लाई होता है। अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एसिमिलेशन ऑफ फैट। एसिमिलेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, तो एसिमिलेशन ऑफ फैट में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म इन द इंट्रोसाइट्स। हम लोग देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स आर formed in the इंट्रोसाइट्स। ठीक है, फ्रॉम विच दे आर पास्ड इनटू जहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स इंट्रोसाइट्स में बनेगा और वो पास कर जाएगा, पास इनटू लिम्फेटिक सिस्टम। कहाँ पास कर जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम के पास, लिम्फेटिक सिस्टम। एज हम लोग देखे थे कि एब्जॉर्प्शन जब होता है इसका तो क्या होता है, काइमोमाइक्रोन।
हम लोग क्या देखे थे, काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। फ्रॉम lymphatic system the fat pass into blood, from lymphatic system the fat pass into blood, the fat into blood, ठीक है, ये होता है। तो ये जो है फिर क्या कर जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पास कर जाता है पूरे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू जो है वो पूरे सेल टिश्यू के पास, उसके बाद इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा एसिमुलेशन ऑफ एमिनो एसिड, एसिमुलेशन ऑफ फैट एंड एसिमुलेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ये तो था कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है ना, और एब्जॉर्प्शन के बाद वो कैसे फंक्शन में आता है, यानी एसिमुलेशन होता है, इस चीज़ को हम लोग देखें। अब जो है हम लोग देखते हैं कि अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो किसके थ्रू, तो फैट के थ्रू, सॉरी वो जो है वो फेसेस के थ्रू बाहर आ जाता है ना। तो हम लोग देखते हैं एसिमुलेशन के बाद क्या होता है, इजेक्शन, इजेशन, क्या होता है, इजेशन। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इजेशन में द एसिमुलेशन ऑफ फेसेस, है ना, सॉरी द एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, है ना, एलिमिनेशन ऑफ फेसेस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ फेसेस, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ फेसेस, एलिमिनेशन ऑफ फेसेस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल थ्रू एनस, एनस के थ्रू, और एलिमिनेशन ऑफ फेसेस या एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट, या फिर एक्सक्रीट्रा जो खत्म हो गया, जिसका कोई वैल्यू नहीं बॉडी में, उसका बॉडी से बाहर आना, ओके, बॉडी से बाहर आना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इजेशन, है ना। और जो हम लोग देख रहे थे फेसेस, तो फेसेस क्या इंक्लूड करता है, फेसेस, ओके। तो हम लोग देखते हैं फेसेस क्या है, हम लोग बोलते हैं कि 1/3 इसका जो है 3/4 पार्ट्स जो है वो क्या रहेगा, 1/4 ऑफ H2O, इतना पार्ट जो है क्या रहेगा, H2O रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ 1/4 सॉलिड, 1/4 क्या रहता है इसमें, सॉलिड पार्टिकल, 3 भाग इसमें जो है वो क्या रहेगा आपका, लिक्विड, और 1 भाग जो है वो क्या रहेगा, सॉलिड। कलर इज ड्यू टू सेरोटोबिलिन एंड एस्ट्रोको, मतलब ये जो है इसका कलर जो है हम लोग देखे थे बाइल पिगमेंट जो होता है उसके कारण से होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इजेशन, और ये हम लोग देखे क्या, ये हम लोग जो है वो पढ़े अभी एसिमुलेशन। अब देखते हैं कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। इजेशन के बाद हम लोग देखते हैं कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है वो क्या है, जॉन्डिस। हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। अगर जो है डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाया, ठीक है, तो क्या क्या डिसऑर्डर आ सकता है। तो सबसे जो पहला डिसऑर्डर है उसका नाम है जॉन्डिस, ओके। क्या नाम है उसका, जॉन्डिस। यह क्या है, इट इज ए सिंड्रोम काउज्ड बाय एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ
ये जो सिंड्रोम है हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो सिंड्रोम है तो वही बाइल पिगमेंट जो है उसके कारण से होता है। बोलते हैं इट इज, ये जो है क्या है, इट इज ए सिंड्रोम caused, it is a syndrome caused by excessive presence of bilirubin, है ना, इन ब्लड, ठीक है। ये बाइल्यूब्रिन जो है वो जब एक्सेस हो जाएगा किस में, ब्लड में, है ना, एंड इट्स डिपोजिशन इन द, और क्या होने लगेगा जब ये ब्लड में फैलेगा तो इसका एंड, इसका जो एंड, इट्स डिपोजिशन इन द, कहाँ होने लगेगा फिर, स्किन पे होने लगेगा, ठीक है, स्किन पे होने लगेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पे होने लगेगा, किस पे होने लगेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पे होने लगेगा, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन में होने लगेगा, और कहाँ होने लगेगा तो स्क्लेरा में होने लगेगा, एंड जिसके कारण से आई भी जो है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है स्क्लेरा के कारण। अब जो है अब क्या देखोगे कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन, हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन इज कॉल्ड, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, हाइपर बिलिरुबिनेम, AEM, इस नाम से जानते हैं, है ना, हाइपर बाइल्यूबिरेनम, ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। थोड़ा सा इसको समझिए, क्या है ये सिंड्रोम जो है वो सबसे बड़ा सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम है जॉन्डिस का वो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो बाइल्यूब्रिन के कारण होता है। और हम लोग देखें ये वो पिगमेंट है, ये किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, येलो कलर के लिए। तो इसकी मात्रा जब एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपर बाइल्यूब्रिन। ये करता क्या है, ये लीवर में एक्सेस हो गया, ये बाइल के साथ जो है सिक्रीट करता है, और बाइल के साथ जब ये सिक्रीट नहीं कर पाता है तो लीवर में बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो ब्लड के साथ जो है वो मिक्स हो जाता है, और ब्लड के साथ जब मिक्स हो जाता है तो इसका डिपोजिशन होने लगता है स्किन पे, इसका डिपोजिशन होने लगता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और इसका डिपोजिशन होने लगता है स्क्लेरा पे। तो आप देखोगे कि आपका स्किन जो है वो येलो हो जाएगा, क्योंकि ये पिगमेंट ही येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्क्लेरा तो आपका आई जो है वो क्या होने लगेगा, येलो। यानी कि कुल मिला के हमारा बॉडी जो है वो बिल्कुल येलो होने लगता है, इसलिए इस डिजीज़ का नाम हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पीलिया, ठीक है। द यूरिन ऑफ द पेशेंट एपियर येलो, है ना, इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, क्या, द यूरिन ऑफ पेशेंट, द यूरिन ऑफ पेशेंट द यूरिन ऑफ द पेशेंट एपियर येलो, यूरिन का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, येलो, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि द इफेक्ट अब्सेंट इन स्टूल, एक और इसमें कि स्टूल में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, द इफेक्ट डिसएपियर इन स्टूल, ये इसका इफेक्ट जो है डिसएपियर हो जाता है किसमें, स्टूल में, उसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये होता कैसे है, जॉन्डिस जो है वो हम लोग देखें कि इसमें जो है बाइल्यूब्रिन जो है उसकी मात्रा बढ़ती है। ये बाइल्यूब्रिन बाइल सॉल्ट के साथ सिक्रेट करता है, तो बाइल सॉल्ट
फैट के डिपोजिशन से या किसी कारण से बाइल ढंग से जा नहीं पा रहा होता है, नहीं गया तो बाइल पिगमेंट जो है, येलो पिगमेंट जो है वो लीवर में स्टोर हो गया और ये ब्लड के साथ मिक्स कर जाएगा और ब्लड के साथ बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा, इसीलिए वो कलर क्या सा कर देता है, येलो। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो सेलुलोज या रफेज फूड खाने से फिर धीरे धीरे हमारा ये ठीक होता है। और बाइल नहीं जाने के कारण क्या हो जाएगा कि हमारा डाइजेशन का काम भी जो है ढंग से नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो ये आपका जो पहला डिसऑर्डर था जिसको हम लोग बोले क्या, जॉन्डिस। दूसरा जो है वो वॉमिटिंग है ना। जॉन्डिस में जनरली जो है सफ़र करेगा किससे, तो फीवर रहेगा उसको, है ना, उसका लॉस ऑफ एपिटाइट, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब इसका जो है टाइटनेस फील करेगा क्योंकि डाइजेशन हो नहीं रहा है, उसको खाना मिलेगा नहीं तो मतलब एनर्जी मिलेगा ही नहीं, इसीलिए वो टाइटनेस जैसा फील करता है। ठीक है, ये सब इसका लक्षण हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, वॉमिटिंग, है ना, वो भी क्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। वॉमिटिंग क्या है, तो पेरिस्टाइलिस मूवमेंट देखे थे, एंटी इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिस्टाइलिस का। हम लोग बोलते हैं इट इज फोर्सेबल एक्सप्लोशन ऑफ, इट इज फोर्सेबल एक्सप्लोशन या एक्सपल्सन, expulsion of the content of stomach, of the content of stomach throughout माउथ के द्वारा जो स्टमक का कंटेंट है वो फोर्सेबल बाहर आना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वॉमिटिंग। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वॉमिटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है कि स्टमक का जो कंटेंट है वो फोर्सेबल, फोर्स के साथ बाहर आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉमिटिंग। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग वॉमिटिंग, अगर हम लोग बात करें वॉमिटिंग में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग वॉमिटिंग जब वॉमिटिंग होगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि द कार्डियक जो कार्डियक स्पिंचर है, कार्डियक स्पिंचर एंड ओसोफेगस रिलैक्स, एंड ओसोफेगस रिलैक्स। ठीक है, ओसोफेगस जो है वो क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। सो डाइट ए पैसेज वे इज वेरी क्रिएटेड फ्रॉम द स्टमक टू द आउटसाइड। सो डाइट ए पैसेज, जो रास्ता होगा, है ना, सो पैसेज वे इज, इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले जब ये पेरिस्टाइलिस होता है, मतलब आप बोल सकते हो वॉमिटिंग होता है, वो उस टाइम क्या होगा, रिलैक्स हो जाता है। सो डाइट पैसेज वे इज क्रिएटेड, सो पैसेज वे इज क्रिएटेड, पैसेज वे इज क्रिएटेड, ये जो है पैसेज वे क्रिएट हो जाता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम स्टमक टू द आउटसाइड, फ्रॉम स्टमक टू द आउटसाइड। सबसे पहले जब वॉमिटिंग होगा तो ओसोफेगस रिलैक्स हो जाता है। हम लोग जानते हैं वॉलेंट्री मसल्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन वो रिलैक्स हो जाएगा तो एक रास्ता क्रिएट हो जाता है कहाँ से कहाँ तक, स्टमक से लेकर के आपका माउथ तक, है ना। और इसी कारण से क्या होता है कि जो फूड है, जो कंटेंट है स्टमक रीजन में, वो सब बाहर आता है। हम लोग देखते हैं कि देयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एज वेल एज गैस्ट्रिक मसल्स। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन
यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स एंड गैस्ट्रिक मसल्स, गैस्ट्रिक मसल्स। यहाँ पे जो है एब्डोमिनल मसल और गैस्ट्रिक मसल्स के बीच जो है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और खाना जो है सब बाहर। हम लोग देखते हैं कि वॉमिटिंग कंट्रोल्ड बाय, अगर बात करें कि ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो ये कंट्रोल होता है वॉमिटिंग सेंटर, हमारे ब्रेन में जो है वो वॉमिटिंग मेडुला पाया जाता है, ठीक है, या उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। तो उसके द्वारा वॉमिटिंग जो है कंट्रोल होता है ना। और आप देखोगे कि जब भी वॉमिटिंग होता है तो नौजिया, हम लोग को जो बकाहट फील होता है ना, और तब जो है वो बाहर आता है। तो इसको जो है वो ब्रेन में एक पार्ट है, क्या नाम है उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है, कौन, वॉमिटिंग। ओके, आप लिख सकते हैं कि वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय, लिख सकते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज कंट्रोल्ड बाय, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं किससे, मेडुला, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और ये जो है प्रोड्यूस होगा, जब वॉमिटिंग होगा तो नौजिया फील होता है ना, चक्कर आएगा, आपको अकबकाहट लगेगा। तो ये हो गया आपका वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के बाद और क्या होता है, तो एक और हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है वो आपको देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में डायरिया। ओके, तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि डायरिया, DIA, डायरिया क्या होता है। डायरिया, अगर हम लोग बात करें किसकी, डायरिया की, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि एक्सेस फ्रिक्वेंटली जो है लिक्विडिटी ऑफ फेकल मैटर, है ना, डिस्चार्ज ऑफ लिक्विडिटी ऑफ फेकल मैटर। इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ लिक्विडिटी ऑफ फेकल मैटर। ये जो है इसमें जो है वो जो फेसेस है वो लिक्विड के रूप में बाहर आने लगता है, पूरा लिक्विड जो है, लिक्विड के रूप में जो है डायरिया में हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सेस फ्रिक्वेंटली सिक्रेट करेगा लिक्विड के फॉर्म में, है ना। और ये जो है ये काउज बाय, हम लोग देखते हैं कि इट इज काउज्ड बाय बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण काउज होता है और इसमें जो है लिक्विड बाहर आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरिया। और एक होता है आपका इनडाइजेशन, है ना, जिसमें खाना जो प्रॉपर वे से डाइजेस्ट नहीं होता है। और एक होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या कि बार बार आपको लगेगा कि वॉशरूम जाना है ना, बट ऐसा होता नहीं है, वो बार बार इरेगुलेट करता है रेक्टम में, बार बार जो प्रेशर बनेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं, उसी को बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिपेशन। और एक होता है इनडाइजेशन, जहाँ पे फूड का जो प्रॉपर वे से डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये सब कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं जिसमें हम लोगों ने देखा। और इसी के साथ ये लेक्चर जो है और ये चैप्टर जो है हमारा वो समाप्त होता है। अगले चैप्टर में जो है हम लोग को पढ़ना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, थैंक यू।